नमस्कार साथियों। दिग्गज अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में हमारी जो श्रृंखला है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पर चल रही थी। जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको हमने सबसे पहले जो शुरुआत करने का प्रयास किया है हमारी ऐप पे और यूट्यूब पे दोनों पे। तो सबसे पहले हमने जो कोशिश की है कि भाई मौर्य साम्राज्य को पहले लेके और हम अब सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में आज हमारी ये 5वीं क्लास है। अब तक जो हम देख रहे थे कि हमने अभी वर्तमान में सबसे पहले इसकी सभ्यता की क्या क्या कारण और किन किन वजह से खोज हुई, किस प्रकार की बातें थी, इतिहास के साथ ये सब बातें हमने हमारे 4 वीडियो लेक्चर्स में कर ली है। अब हमने जो बड़े बड़े स्थल हैं इसके अंदर, जैसे हम मोहनजोदड़ो की बात करें, चन्हूदड़ो की बात करें, हड़प्पा की बात करें, इधर आपके कालीबंगा की बात करें, सुरकोतड़ा की बात करें, धोलावीरा की करें, लोथल की करें, बनवाली, राखीगढ़ी और रोपड़, ये मुख्यतः ये जो 5-7 स्थल हैं बड़े बड़े, इनको डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी जो दूसरे हैं उसके अंदर केवल और केवल हमें जो चीज़ देखनी होती है, खोजकर्ता कौन थे, ये वर्तमान में स्थान किस जिले में आता है, कुछ 2-4 विशेष इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम देखें कि भाई क्या क्या मिली हैं, और कौन सी नदियों के पास में ये सभ्यता विकसित करती थी उस समय पर। तो ये सब बातें, फैक्ट्स जो हैं ये हैं बड़ी बड़ी जो हैं। हम बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा के बाद सुरकोतड़ा, धोलावीरा जिसे हम आज पढ़ेंगे, लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तो हमने पढ़ ली है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और धोला, ये कालीबंगा तक हमने जो सभ्यताएं हैं 4 या 5 सभ्यता जो भी हमने कर ली है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको पूरी सभ्यता मिल जाए। अब मुख्यतः जो आज हमें ध्यान केंद्रित करना है वो सुरकोतड़ा, धोलावीरा पे करना है, सुरकोतड़ा, धोलावीरा पे करना है। उसके बाद बनवाली, राखीगढ़ी और मित्ताथल पे करना है। बनवाली, राखीगढ़ी और मित्ताथल जो हरियाणा में, उस पे करना है। हम कुनाल भी देखेंगे, सिसवल भी देखेंगे, बालू भी देखेंगे, रोपड़ जो है थोड़ी सी बड़ी देखनी पड़ेगी। और जो शेष है इनके ऊपर एक एक दो दो लाइनें जो एक टेबल की फॉर्म में मैं बना के लाया हूँ वो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अच्छे से कोशिश करेंगे कि चीज़ें हमें दिमाग में बैठे, याद हो और परीक्षा में हमारे सवाल निकलें अच्छी तरीके से। तो हमने इससे पहले की जो क्लास है उसके अंदर कालीबंगा और ये आपके कालीबंगा की सभ्यता और ये लोथल की सभ्यता हमने पिछली क्लास में अच्छे से की थी। आइए मैं 2 से 3-4 मिनट में इसको एक बार बांध देता हूँ कि भाई लोथल की स्थिति कहाँ से है। तो देखिए, लोथल साहब जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। पहली बात, लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद स्थित में। और सरागवल ग्राम में ये स्थित है। तो गुजरात में है लोथल, जो है वो गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, और सरागवल जो ग्राम है उसके अंदर देखने को मिलती है। कहाँ है? नदी पूछे साहब आपसे कि नदी कौन कौन सी है, तो नदी देनी है भोगवा और साबरमती का जो संगम स्थल है उसके ऊपर लोथल मिलती है। भोगवा और साबरमती के संगम स्थल पर लोथल मिलती है। जो लोथल है उसका दूसरा जो नाम है उसे हम मुर्दों का टीला भी कहते हैं। लोथल जो है उसे हम मुर्दों का नगर जिसे कहते हैं, लोथल को कहते हैं। 1954 में एस आर राव महोदय द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो 1954 में एस आर राव महोदय द्वारा लोथल के खोज की गई थी। इस लोथल के अंदर जो स्थल हैं, चाहे पश्चिमी टीले की बात करें और पूर्वी टीले की बात करें, वो जो है वो दोहरी रक्षा प्राचीर से गिरे हुए थे। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये ऐसे थे, पश्चिमी टीला और ये दोहरी जो है ना एक ही से गिरे हुए थे। इसकी संरचना ऐसी नहीं थी, ये ऐसी संरचना नहीं थी कि ये पश्चिमी टीला पूर्वी टीला अलग अलग हो। ये वाली संरचना यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो चालाक लोमड़ी है उसके साक्ष्य हमें लोथल में देखने को मिलते हैं। जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पुस्तक है उस प्रकार की एक यहाँ पर चालाक लोमड़ी जो अगर कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर रंगाई कुंड जो रंगने के होते हैं, कपड़े के रंगने के हों या बर्तन के रंगने के हों, हमें लोथल के अंदर रंगाई कुंड देखने को मिलते हैं। लोथल की सबसे बड़ी संरचना जो है वो गोदीवाड़ा है, वहाँ का डोक यार्ड है जो हमें देखने को मिलता है। हमने ये देखा कि लोथल में गोदीवाड़ा ही सबसे बड़ी एक संरचना है, वो देखिए हमने। पत्तन नगर कहते हैं लोथल को पत्तन नगर कहते हैं। यहाँ पर तांबे का बतख जो है वो पूछ लेता है सवाल, साथियों उटपटांग सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ।
लोथल में है कि तांबे का बतख, तांबे का ही खरगोश, तांबे का कुत्ता और तांबे का वृषभ, यानी कि तांबे का वृषभ, तांबे का खरगोश, तांबे का कुत्ता और तांबे का बतख यहाँ देखने को मिला हुआ है। अनाज पीसने की चक्की लोथल में मिली है, अनाज पीसने की चक्की लोथल में मिली है। वृत्ताकार व चौकोर अग्निवेदिकाएं, वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं, वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं लोथल से प्राप्त हुई है। वृत्ताकार और चौकोर अग्निवेदिकाएं लोथल से प्राप्त हुई है। क्योंकि ये समुद्र के निकट था इसलिए शंख का कार्य यहाँ लोथल में किया जाता था। शंख शंख के कार्य जो है वो लोथल में किए जाते थे। हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से मिला है। हाथी दांत का पैमाना हमें लोथल से देखने को मिला है। हाथी दांत का पैमाना साहब लोथल से देखने को मिला है। इसमें कुल जो शवदान के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कुछ सती प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं और 3 ऐसे युग्मित शवदान मिलते हैं जिसमें युगल पुरुष और महिला मिलती है। वो साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। 3 युग्मित शवदान मिलते हैं और सती प्रथा के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। एक नाव का मॉडल मिलता है, वो भी लोथल से मिलता है। सीधी सी बात है, समुद्र के निकट है, गोदीवाड़ा है, तो यहाँ नाव का मॉडल देखने को मिलता है। मिस्र की जो मम्मी है उसकी यहाँ पर देखने को साक्ष्य मिलता है। एक मम्मी मिली है जो मिस्र से संबंधित रखती है, लोथल से मिस्र की मम्मी मिली है। चावल के दाने के प्रथम साक्ष्य अगर बात करें, चावल के हो, बाजरे के, धान के जो भी साक्ष्य मिले हैं, प्रथमतः चावल के दाने के साक्ष्य लोथल में मिले हैं। गोरिल्ला, बारहसिंगा की मोहरें, गोरिल्ला और बारहसिंगा की मोहरें लोथल में मिली है। गोरिल्ला और बारहसिंगा की जो मोहरें हैं वो लोथल में मिली है। उसके बाद में जो भोगवा और साबरमती नदी ये रिपीट हो चुका है। इस तरह से आप 2-4 बार देखेंगे। थोड़ी सी मेहनत है, सबसे पहले डिटेलिंग खोलनी होती है, वो मैंने आपके समक्ष खोल दी। चीज़ों को बार बार दोहरा के मैंने आपको बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपको बता दिया तो इतने में ब्रेन आपके एग्जाम में वर्क कर लेता है। देखिए, केवल और केवल आरएस मुख्य परीक्षा है जिसमें आपको लिखना पड़ता है। बाकी तो आप जो थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, वीडियोस को कंसेप्ट बनाएंगे, किताब को थोड़ा सा, जो हमारे नोट्स जो एप्लीकेशन पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, उसको भी आप डाउनलोड करके देखें। दिग्गज अकेडमी के नाम से है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेगी अच्छे से। तो हमारा ये आपके साथ अच्छा जो तारतम्य है वो बना रहेगा। कालीबंगा सभ्यता की बात करें, अब कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो चूंकि राजस्थान में तो विशेष संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि घग्गर नदी के ऊपर है, जिसको हम सरस्वती या दृष्टद्वितीय नदी भी कहते हैं। तो कालीबंगा घग्गर नदी पर है, सरस्वती और दृष्टद्वितीय नदी के उस पर मौजूद है, जिसका पूरा नाम है घग्गर नदी का। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो इसमें अमलानंद घोष, कालीबंगा सभ्यता है वो अमलानंद घोष जी महोदय के द्वारा इसको खोजी गई थी। बीके लाल और बीके थापर ने इसके उत्खनन का कार्य किया था। तो कालीबंगा की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? एएल घोष साहब या अमलानंद घोष साहब के द्वारा 1953 में ये खोज गई थी। साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि राजस्थान की जो पहली सभ्यता है जिसका उत्खनन का कार्य शुरू हुआ वो कालीबंगा है। राजस्थान में उत्खनन होने वाली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहली सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता है। बीके लाल, बीके थापर, बीबी लाल के द्वारा, बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा इसमें काम किया गया है। कालीबंगा से ही हमें टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब मिट्टी के कुछ इस प्रकार से जो भी आकृतियां बनती है, टेराकोटा आप समझते हैं, उसके यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अलंकृत ईंटें हमें कालीबंगा से मिलती है, ईंटें होती हैं। उसके ऊपर ज्यामितीय अलंकृत हमें या अलंकरण हमें देखने का जो प्राप्त होता है वो कालीबंगा से होता है। उसके बाद में पूरा हाथी दांत अगर कहीं भी किसी सभ्यता से मिलता है, सभ्यता के स्थल से मिलता है, तो कालीबंगा का ही स्थल है जहां पर हमें देखने को मिलता है कि पूरा कालीबंगा में, अगर पुराने हाथी दांत की बात करें तो वो कालीबंगा में देखने को मिलता है पूरी सभ्यता में। और पैर चलित चक्की की बात करें, एक चक्की मिली है जो पैरों के द्वारा या मैनुअल तरीके से चलती है, वो कहाँ मिली है? कालीबंगा में मिली है। पैर चलित चक्की जो है वो हमें कालीबंगा में देखने को मिली है। उसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष्य, जैसा बताया, चना और सरसों बोई जाती थी यहाँ पर, चना और सरसों बोई जाती थी यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये प्राक हड़प्पा सभ्यता का स्थल के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं कालीबंगा से। ग्रिड प्रणाली से ये बोए जाते थे, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जिसमें चना और सरसों देखने को मिलती है। कालीबंगा से कांच के बर्तन मिले हैं, कालीबंगा से कांच के बर्तन मिले हैं। काले रंग की चूड़ियां मिली हुई है। शल्य चिकित्सा, जो ब्रेन के अंदर 6 छिद्र पाने वाली खोपड़ी है, वो लोथल और कालीबंगा से देखने को मिलती है। तो कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। एक उस्तरा मिला है और सूती वस्त्र के अंदर वो लिपटा हुआ है, तो वो कालीबंगा से मिला हुआ है। जो उस्तरा है वो सूती वस्त्र के अंदर लिपटा हुआ है, वो साफ कालीबंगा से देखने को मिलता है। एक सिलबट्टा, मसाले बांटने के लिए जो सिलबट्टा मिलता है, सिलबट्टे की आकृति मिलती है, वो सिलबट्टा मिलता है, वो कालीबंगा से मिलता है। सिलबट्टा कालीबंगा से मिलता है। सरस्वती के चिन्ह, सनातन धर्म के अंदर सरस्वती चिन्ह का बहुत महत्व है, जो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होता है सरस्वती का चिन्ह। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य के बारे में माने, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्रम से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं।
कालीबंगा में क्रम से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। इसके ऊपर हवन कुंड मिले हैं। मोहरें जो है वो बेलनाकार ईरान और फारस में जो मिलती थी, सुमेरन सभ्यता में जो मिलती थी, वो जो बेलनाकार जो मोहरें हैं वो आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है ऊंट की अस्थियां, कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। ऊंट की अस्थियां कालीबंगा सभ्यता से हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक रेत घड़ी हमें यहाँ से टाइम को देखने के लिए जो रेत घड़ी है वो भी कालीबंगा से देखने को हमें मिलती है। तो इस प्रकार से कल हमने आपको समझाया, चीज़ों को बताया, बार बार थोड़ा दोहराव कराया, दोबारा इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको दिखाया। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो आगे की सभ्यताएं हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं, वो भी हमारा इसी प्रकार से रहेगा। आज हम जो सभ्यताएं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर सुरकोतड़ा। साहब सुरकोतड़ा देखते हैं। तो सुरकोतड़ा साहब कहाँ पे मौजूद है कि साहब गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर है सुरकोतड़ा कि साहब आपके जो कच्छ जिला है, कच्छ जिले के अंदर सुरकोतड़ा हमें मिलती है देखने को। साहब किसने खोज की इसकी कि साहब जेपी जोशी महोदय, जगपति जोशी महोदय ने। कि सब कब की कि 1964-65 के अंदर इस सभ्यताओं की खोज उन्होंने की। यहाँ पर देखा कि जगपति महोदय 3-4 सभ्यताओं का जो खोज और किया है या उत्खनन का कार्य किया है, वो पुरातत्व महान पुरातत्ववेदा वेता श्री जगपति जोशी जी के द्वारा 3 या 4 स्थल खोजे गए हैं, अभी हम देखेंगे। तो सुरकोतड़ा कहाँ पर है कि सुरकोतड़ा साहब आपके कच्छ जिले में स्थित है। 1964-65 में जगपति जोशी जी के द्वारा सुरकोतड़ा, जो जोशी जी ने सुर मिलाए, कच्छ जिले में मिलाए। और यहाँ पर जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी है नहीं, चीज़ें मिलती भी नहीं है, ज़्यादा ढूंढने की आप आवश्यकता भी नहीं करें। सारी किताबें खंगाल मारी है, उनमें इस केवल इतनी सी ही बातें निकल के सामने आ रही है। मैं पढ़ाऊं या इतिहास में आपको कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाएगा, वो भी सरस्वती के मंच पे आगे इन्हीं चीज़ों को देखेगा। परीक्षा में आए हुए पुराने सवाल हों या भविष्य में आने वाले कुछ नए सवाल हों, उनको देखने का जो अनुभव होता है एक शिक्षक के पास में होता है। पुराने सवाल से आप परिचित होते हैं, हो सकता है 2-5 साल के हों, लेकिन हम कम से कम 15-20 साल के परीक्षाओं का इतिहास हम देखते हुए, उनके समझ को बढ़ाते हुए आपके सामने इन प्रश्नों को और इन पीपीटीज को लेके आते हैं, नोट्स को लेके आते हैं। और उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हों, साहब सुरकोतड़ा में सीधी सी लाइन है कि साहब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, साहब सुरकोतड़ा में मिले हैं। कलश समाधान, कलश समाधान ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे जो मटकी देखते हो वैसा नहीं है, एक बड़े बड़े कलश होते थे। कई बार प्रमाण जो हैं वो इस प्रकार के मिलते हैं, उनको अग्नि में जो जैसे आज की वर्तमान प्रथा है, जैसे आप जो शव का दाह संस्कार करते हैं उसके बाद जो हम फूल चुनने की विधि से शव के अंदर बांटते हैं, तो उस प्रकार की जो प्रथा है वो कलश समाधान सुरकोतड़ा में हमें देखने को मिलती है। पत्थर की चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य मिलता है। देखिए चिनाई जिसमें जिप्सम का ही प्रयोग किया गया है, अधिकतम सभ्यताओं में जिप्सम के गारे का प्रयोग करते हुए बनाई है। जो पत्थर की चिनाई के साक्ष्य अगर हमें देखने को मिलते हैं भवनों में, तो वो सुरकोतड़ा है, कच्छ जिले में गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ से निकल के आती है वो है घोड़े की अस्थियां। सुरकोतड़ा से आपको सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात देखें तो सुरकोतड़ा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, जो अन्य किसी भी स्थल में नहीं होती है। देखिए जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो घोड़े का सबसे ज्यादा महत्व देखने को हमें मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं सुरकोतड़ा वाली जो आपका स्थल है सब सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें हमें घोड़े की अस्थियां देखने को मिलती है। ये महत्वपूर्ण खोज है क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए। तो साहब घोड़े की जो देखेंगे अस्थियां सबसे पहले कहाँ मिली है, तो सुरकोतड़ा में देखने को मिलेंगे। इसके बाद भी हमें घोड़े के कुछ कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं, लेकिन एक सटीक प्रमाण लिए हुए अगर किसी स्थल को पूछा जाए तो आपको यहाँ पर सुरकोतड़ा देखना होगा। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन का देखिए, आप देखिए कि मतलब सिंधु सभ्यता के पतन की कहानी अगर कहीं से हमें पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो स्थल है सुरकोतड़ा। यानी कि घोड़े की अस्थियां सिंधु काल के पतन के और आपके वैदिक सभ्यता के शुरुआत की एक कड़ी के रूप में देखने को हमें मिलती है कि अवशेष परिलक्षित होते हैं। लोथल की तरह यहाँ से भी दुर्ग और नगर एक ही रक्षा प्राचीर हैं। तो वही है कि साहब ये पश्चिमी है और ये पूर्वी टीला है, इसको लोथल की तरह ही इस प्रकार से दोहरी रक्षा प्राचीर देखने को मिली है दोनों को, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। आप याद करने की तो चिंता ही मत कीजिए, आपके ब्रेन में इतना अच्छे से घुसा देंगे कि आप कहोगे कि परीक्षा में क्वेश्चन देखा और सर ने जैसा बोला था वैसा ही हमें देखने को मिला है। अगली सभ्यता जो बात कर रहे हैं, मतलब सभ्यता का जो अगला स्थल है
उसके बारे में बात करें तो सभ्यता का जो अगला स्थल है वो बनवाली है साहब। बनवाली कहाँ पर स्थित है साहब? हरियाणा के हिसार में बनवाली स्थित है। हरियाणा के हिसार में बनवाली स्थित है। कहाँ है कि साहब? घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य में, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य में बनवाली जो सभ्यता है, मतलब बनवाली जो स्थल है वो यहाँ पर मौजूद है और ये महत्वपूर्ण स्थल है साहब। रविंद्र सिंह बिष्ट उत्खननकर्ता महोदय, उत्खननकर्ता और पुरातत्ववेत्ता महोदय ने इस स्थल को खोजा, जहां पर उनको प्राक विकसित और जो उत्तर हड़प्पा की सभ्यता है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि साहब हरियाणा में हिसार में बनवाली मिलती है। हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के स्थल पे ये स्थित है। बनवाली हड़प्पा कालीन नगरों में से एक महत्वपूर्ण नगर है। 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा वसे बिष्ट वसे बनवाली, वसे बिष्ट वसे बनवाली 1973 में हड़प्पा कालीन 3 स्तर प्राक, विकसित और उत्तर हड़प्पा। मैंने आपको बता दिया, एक लाइन में भी समझाया था कि प्राक, विकसित और हड़प्पा तीनों प्रकार के जो कालक्रम हैं सभ्यता के वो यहाँ देखने को मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बनवाली से जिस जिस प्रकार के अवशेष हमें मिले हैं, जिस जिस प्रकार के अवशेष हमें यहाँ पर बनवाली में देखने को मिले हैं साथियों, उससे ये प्रमाण देखने को मिलता है, ये साबित होता है कि ये एक अमीर लोगों की, धनाढ्य लोगों की, पैसे वाले लोगों की रहने वाला एक स्थल रहा होगा। जैसे कि धावन पात्र यानी वाश बेसिन, जिसे हाथ धोते हैं, तो अच्छी क्वालिटी के जो धावन पात्र हैं या वाश बेसिन हैं वो हमें बनवाली से देखने को मिलते हैं। समृद्ध लोगों का ये निवास स्थल हुआ करता था। उसके बाद एक जोहरी के आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। तो जोहरी क्यों हो कहा? अगर किसी भी स्थल में जोहरी रहता है तो ये सभ्यता है कि वो अमीरी वाले क्षेत्र में ही रहेगा। और मिट्टी का बना हल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लकड़ी का कोई हल सभ्यता के किसी स्थल से नहीं मिला है, लेकिन मिट्टी का बना हुआ हल बनवाली से हमें देखने को मिलता है। तो मिट्टी से बना हुआ हल जो है वो बनवाली से देखने को हमें मिलता है। अधिकांश मकानों में अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो संभवतः ये है कि सामूहिक रूप से पूजा पाठ नहीं करके अलग अलग स्तर पर अपना एक जो अनुष्ठान है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अग्निकुंड के साक्ष्य जो हैं वो बहुतायत में पाए गए हैं। नगर नियोजन, बनवाली का नगर नियोजन अत्यंत ही विकसित और बिल्कुल सही सटीक तरीके से था, अत्यंत विकसित था। तो देखिए धनाढ्य वर्ग के लोग रहते हैं, ये इसके प्रमाण हमें मिल रहे हैं। तो अच्छी तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है कि जो अन्य जो आपकी सभ्यताएं हैं, सभ्यताओं के स्थल हैं, उसमें एक नई चीज देखने को मिलती है यहाँ पर कि आप किसी भी सभ्यता के स्थल को देखेंगे तो वो समकोण पर काटते हुए इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ग्रिड प्रणाली। लेकिन इस सभ्यता बनवाली में आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये केंद्र में एक बाजार या चौराया पाया जाता है। ये इस प्रकार का जो ग्रिड पैटर्न है या इस प्रकार का जो पैटर्न है नगर का, सड़कों का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये तारे की तरह का एक प्रकार का जो तारे की तरह का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर एक तारा बन रहा है, वो उस प्रकार का पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पर बनवाली में देखने को मिलता है। तो यही कह रहा है कि यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में बांटती थी। जैसा कि मैंने बताया, कहाँ की सड़कें तारांकित भागों में बांटती थी कि बनवाली की सड़कें तारांकित प्रकार से, विशेष बात है ये, तारांकित प्रकार से यहाँ पर बांटती थी। भारत में सैंधव स्थलों में सिर्फ यही से 2 नारी की मरण मूर्तियां, हमें 2 नारियां हैं उनकी कोई मरण मूर्तियां, परीक्षा में कोई सवाल बनने वाला है नहीं, इसलिए दिमाग लगाना। जल निकास प्रणाली के बारे में बात करें, देखिए हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल है जो समृद्धि को लिए हुए है, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की या सैंधव सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित निकास प्रणाली है उसी का देखने का अभाव मिलता है। तो ये विरोधाभासी लक्षण है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बनवाली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वहां पर उसको देखने का अभाव हमें मिलता है। हमें यहाँ से तारांकित सड़कें जो हैं वो तारांकित प्रकार की देखने को मिलती है। नगर नियोजन अत्यंत ही अच्छा देखने को मिलता है। मिट्टी का बना हुआ हल देखने को मिल रहा है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। जोहरी का मकान मिला है। धावन जो वाश बेसिन है वो देखने को मिला है। आदि सब संरचनाएं देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे बनवाली में जल निकास प्रणाली का यहाँ अभाव देखने को मिलता है। आइए साथियों, राखी गढ़ी रफीक मुगल महोदय के द्वारा राखी गढ़ी जो सभ्यता, आगे की सभ्यताओं में कुछ नहीं है, मैं बता दूं। अब तो सिंपल सी जो बड़ी बड़ी सभ्यता थी वो हो गई। अब तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये भी लाइनें मैं खोज के लाया हूँ अलग अलग परीक्षाओं से, इतनी सारी, वरना तो 2 या 3 लाइनें पढ़ा के निकल लेते हैं लोग बाग। इतनी लाइनें खोज के लाया हूँ
जो परीक्षाओं में पुराने सवाल थे आरपीएससी के, दूसरी यूपीपी जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस है, एमपी की पीसीएस है, इस तरह की पीसीएस है, यूपीएससी के सवाल है, उनमें से देखे आऊँ थर्ड ग्रेड में भी ये उतनी इंपॉर्टेंट है, आरएस प्री में उतनी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये साथियों जो थानेदार का आपका पेपर लगने वाला है उन 3 के लिए ये कक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इतर में जो इतिहास के जो विद्यार्थी होते हैं सेकंड ग्रेड में जो इतिहास आता है वो भी थोड़ा बहुत कवर हम अच्छे से करवाएंगे, इसके अलग चलेंगी वो। और जो इतिहास का जो फर्स्ट ग्रेड का जो बैच है वो साथियों हम हमारे जो साथी हैं कॉलेज के लेक्चरार हैं उनसे आपको पढ़ाने का अच्छे से प्रयास करेंगे। ये क्लासें केवल सामान्यकृत अध्ययन या सामान्य अध्ययन के लिए लेकिन बहुत पर्याप्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बार बार दोहरा रहा हूँ, चीज़ों को बार बार बोलता हूँ, उसको आप अच्छे से सुनिएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब परीक्षा होगी उस परीक्षा में जब आप पेपर देने बैठोगे इतिहास का तो मेरे यही आवाज़ आपके कान में गूंजेगी। जब आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो मैं ही आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आपने मेरी क्लास 1-2 बार अच्छे से देख ली, नोट्सों को पढ़ लिया, तो मैं कह रहा हूँ परीक्षाओं के सवाल, मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100% है, लेकिन 100 में से 70% की मैं गारंटी देता हूँ नोट्स में से आएगा। और लेकिन उस 100% में से अगर आपको 50% भी अगर अच्छी तरह से आपको कंटेंट अगर याद है तो मैं वादा करता हूँ कि कोई भी परीक्षा में आपका एग्ज़ाम जो मैं कह रहा हूँ आपसे वो निकलने की संपूर्ण ये जिम्मेदारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो देखिए राखी गढ़ी है, सबसे पहले रफ़ीक मुगल महोदय के द्वारा ये आपकी जो सभ्यता का जो स्थल है इसको खोजा गया। ये राखी गढ़ी हरियाणा में है, जींद जिले के निकट में गगन नदी के तट पर है। तो हरियाणा के जो जिंद जिला है उसमें राखी गढ़ी है, हरियाणा के जिंद जिले में राखी गढ़ी है, गगन नदी के तट पर है। श्रीमान पुरातत्ववेदा रफ़ीक मुगल के द्वारा राखी गढ़ी की खोज की गई, र से राखी गढ़ी, र से रफ़ीक मुगल। लेकिन अमरेंद्र जो हैं इसके अमरेंद्र जी जो हैं 1997 से 99 के मध्य 1997 से 99 के मध्य अमरेंद्र जी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य शुरू किया। यहाँ पर हमें प्राक और विकसित उत्तर के नहीं, प्राक और विकसित के राखी गढ़ी के हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। राखी गढ़ी में हड़प्पा के आपके प्राक और विकसित हड़प्पा के सभ्यता के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अन्य साक्ष्यों में टेराकोटा की बात मिलती है, तो टेराकोटा की बात बहुत जगह से मिलती है, तो ये देखना कि अलग अलग जगह से सवाल आएगा नहीं आएगा। परंतु टेराकोटा से निर्मित पहिए की बात की जाए, टेराकोटा से कोई आकृति बनी हुई है तो टेराकोटा से निर्मित पहिए की आकृति आपको राखी गढ़ी में देखने को मिलती है। टेराकोटा से निर्मित पहिए की आकृति आपको राखी गढ़ी में देखने को मिलती है। लकड़ी का बना हुआ ताबूत भी आपको राखी गढ़ी में देखने को मिलता है। तो लकड़ी का बना हुआ ताबूत, आप देखिए कि शवादान की कई अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर एक ताबूत बनाया है, उसको लकड़ी का ताबूत बना हुआ है, तो राखी गढ़ी में हमें लकड़ी का ताबूत देखने को मिलता है। और 2015 में हम आपको बता दें 2015-16 में हुई खोज के आधार पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राखी गढ़ी का जो क्षेत्रफल है 410 हेक्टर माना गया है। 410 हेक्टर जो क्षेत्र है ये माना गया है। इस आधार पर जो पुरातत्ववेता हैं उन्होंने ये देखा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर स्थल कोई है तो आपका राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी क्या है? ये राखी गढ़ी सबसे पहले अब तक खोजे गए ज्ञात स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल पूरी सभ्यताओं में अगर कोई मिला है तो वो राखी गढ़ी है। हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि साहब लकड़ी से बना हुआ ताबूत हमें राखी गढ़ी में देखने को मिलता है। हमें प्राक और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और टेराकोटा से निर्मित पहिए की अगर बात की जाए तो हमें राखी गढ़ी से देखने को मिलती है। उत्खननकर्ता राखी गढ़ी के कौन है? खोजकर्ता कौन है? रफ़ीक मुगल है। और अमरेंद्र जी जो हैं 97 और 99 के बीच में इसको राखी गढ़ी को उत्खनन करते हैं। जिंद में है, हरियाणा के जिंद जिले में, और घग्गर नदी के स्थल पर ये देखने को मिलता है। अगली सभ्यता के स्थल में, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में हम देखेंगे, वो यहाँ पर देखेंगे रोपड़ को। रोपड़ कहाँ है साहब? पंजाब है। पंजाब के सतलज नदी के तट पर बाईं ओर है। तो पंजाब का सतलज जो नदी है, पंजाब की सतलज नदी के बाएं तट के ऊपर पंजाब के सतलज नदी पर बाएं तट के ऊपर हमें रोपड़ जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमें देखने को मिलता है। रोपड़ की खोज जो है बीबी लाल ने की है। रोपड़ की खोज बीबी लाल जी ने की है। रोपड़ की खोज बीबी लाल जी ने की है। रोपड़ की खोज बीबी लाल जी ने की है। उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा या वाई डी शर्मा के द्वारा
रोपड़ को उत्खनन करने का कार्य वाई डी शर्मा के द्वारा या यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। बी लाल और आपके सतलज नदी के बाएं तट पर है। अब सबसे बड़ी बात कि रोपड़ को अगर देखा जाए तो रोपड़ वो स्थल है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले खोजा गया था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1950 में 1950 सबसे पहला देखिए 1950 में बीबी लाल जी के द्वारा रोपड़ को खोजा गया। भारत के अंदर मतलब इस सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला अगर स्थल की बात की जाए तो वो आपके पंजाब में रोपड़ है। और इसके बाद अगर खोजा गया कोई है तो राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। कालीबंगा है तो पहले रोपड़ खोजी गई 1950 में और 1953 में कालीबंगा को खोजा गया। रोपड़ में साहब मिलता क्या है, गुप्त काल और मध्य काल तक की संस्कृतियों के 5 स्तरीय क्रम मिले हैं। मतलब 5 बार ये क्रम इसमें हमें देखने को मिलते हैं संस्कृतियों, मतलब अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां यहाँ पर आती है। गुप्त काल से संबंधित भी दिखती है और मध्यकाल की भी दिखती है। ये भारत का ऐसा स्थल है, वो स्वतंत्र प्राप्ति वाली बात आ गई। यहाँ से एक ऐसी कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाया गया है। तो मनुष्य के साथ में कुत्ते के प्रेम को दर्शाने के लिए या कुत्ते को साथ में दिखाया गया है दफनाए हुए, तो वो कहाँ पर है, रोपड़ में देखने को मिलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्के हमें रोपड़ से देखने को मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो स्वर्ण के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। कुत्ते के साथ में मनुष्य को कुत्ते के साथ में दफनाया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला स्थल है। उसके बाद जो है बीबी लाल के द्वारा 1950 में खोजा गया है। वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है धोलावीरा। अच्छे से पढ़ेंगे धोलावीरा को। सवाल आते हैं धोलावीरा, जिसे आपके धोला यानी कि सफ़ेद, धोला कुआं कह दो साहब, सफ़ेद कुआं कह दो, आयताकार नगर कह दो, या धोला और जो वीरा का अर्थ कुआं है साहब, गुजरात के कच्छ जिले में देखने को मिलती है। मानसर और मानहर नदियों के बीच में मिली है। धोलावीरा की खोज 1967 से 1968 के बीच जगपति जोशी ने की थी। तो जगपति जोशी महोदय के द्वारा धोलावीरा की जो खोज है वो 1967-68 में मानसर और मानहर नदियों के किनारों पर जगपति जोशी के द्वारा 1967-68 में धोलावीरा की खोज की गई है। धोलावीरा का सीधा सीधा अर्थ है सफेद कुआं, धोला कुआं, आयताकार नगरों का शहर इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए आयताकार प्रकार के नगर के शहर हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है वो देखिए, जो चीज समझने की है उसे हम अच्छे से समझाएंगे, कैसा भी हमें लेना पड़े। जो चीज चित्र के माध्यम से दिखानी होगी उसको हम दिखाने के लिए भी आपको हिचकेंगे नहीं, अच्छे से दिखाएंगे। लेकिन जिनके चित्र ही नहीं मिलते हैं और जिनको हम समझना ही नहीं चाहते, केवल लाइनें हैं, उनको पढ़ना है, याद करना है। अब इनमें देखिए इतिहास में कहानियों की भरमार है। एक विद्यार्थी क्या रोचकता से इतिहास को पढ़ता है। हम कह रहे हैं ना, जहाँ कहानियों की आवश्यकता होगी हम भी रस स्वाद लेके आपको कहानियां सुनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखें, जो फैक्ट याद करने के हैं, जिनको गो थ्रू 2-4 बार करके किया जा सकता है, उनको वैसे निपटा लें। जो थोड़े कठिन, जटिल और जिसके अंदर कैच होते हैं, वहां पर एक बैकग्राउंड की संरचना तैयार करनी पड़ती है शिक्षक को। तो उस शिक्षक क्या करता है, उस बैकग्राउंड की संरचना को तैयार करता है ताकि वो जो पूरा इवेंट है वो एक ब्रेन में थोरोली दिमाग में वो बैठे कि हाँ भाई ये घटनाएं हुई, 1857 क्रांति थी, उसके पीछे के बहुत सारे पक्ष ऐसे बरे, तो वो चीज़ें इस तरह से ली जाती है। लेकिन अब कुछ चीज़ें फैक्चुअल होती हैं, वो आपको सीधी याद करनी पड़ेंगी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, आप बार बार मन में बोलकर या सीधे बोलकर दोहराव कीजिए। आपको अगर वो याद होती है तो वापस देखिए, किताब को थोड़ा सा उल्टा रखिए और सोचिए, मनन कीजिए, और जो चीज़ याद नहीं हो रही है तो उस बाद में जाके उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो जो है धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है, ये मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर कुछ संरचनाएं हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा साहब? कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात जो देखने को मिलती है, 3 प्रकार के नगरों की संरचना मिलती है, पश्चिमी टीला, मध्यमा टीला और उसके बाद में पूर्वी टीला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य आपके पश्चिमी टीले और मध्य में टीले के मध्य में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जल प्रबंधन की जो तकनीक है वो इतनी अच्छी बताई गई है। जल प्रबंधन की तकनीक जो है जल, हाँ, जो यहाँ पर हमारे जो
जल प्रबंधन की जो टेक्निक है धोलावीरा में वो बहुत अच्छी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो पश्चिमी टीला, मध्यमा और पूर्वी टीला, मतलब मध्यमा टीला, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, और पश्चिमी और मध्यमिका के मध्य आपको स्टेडियम खेलने का देखने को मिलता है। अच्छी जल प्रबंधन की प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अगर हमें देखने को मिलता है तो आपके धोलावीरा में देखने को हमें मिलता है। ये बेसिक बेसिक बातें हैं और हम देखते हैं कि आइए आगे क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उत्खनन का कार्य साहब, धोलावीरा का उत्खनन का कार्य 1990-91 में आपके रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन का कार्य 1990 में RS बिष्ट महोदय के द्वारा धोलावीरा स्थल को उत्खनन का कार्य किया गया। धोलावीरा का सफेद कुआं कह दें, सफेद कुआं धोलावीरा को कह दें तो भी सही, वीरा का कुआं कह दें तो भी ये सही। उसके बाद आयताकार नगर, मैंने बता दिया क्यों आयताकार नगर है, 3 प्रकार की संरचना आयत की तरह है कहा जाता है, जो 3 भागों में दुर्ग, मध्यम और नगर, दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर और इस प्रकार था। तो वही पश्चिमी दुर्ग और दुर्ग टीला जिसे हम पश्चिमी टीला कहते हैं, नगर टीला जिसे हम पूर्वी टीला कहते हैं, और उसके बीच में मध्यम नगर बनाया गया है तो इसे मध्यमा नगर टीला कहते हैं। धोलावीरा के उत्खनन में प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा संस्कृति, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक लाइन बता दूंगा कौन कौन से में प्राक विकसित और हड़प्पा तीनों के लक्षण पाए गए हैं, कौन से में 1 पाए गए हैं और कौन से में 2 पाए गए हैं। इनकी टेंशन ही मत लो, सारी लिस्टिंग की हुई है मैंने अच्छी तरीके से, आप निश्चिंत रहो। यहाँ से घोड़े के अवशेष देखिए, घोड़े के अवशेष हमें बाद में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पशु की छोटी कांस्य आकृति हमें देखने को मिलती है, कोई मतलब नहीं है, मेरे काम की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर एक दुर्ग मिलेगा, इस दुर्ग में धोलावीरा में एक दुर्ग मिला है, उस दुर्ग में कुछ खंबे मिले हैं, ठीक है। अब वो जो कोई खंबे मिले हैं ना, वो खंबे बिल्कुल मार्बल की आकृतियों के दिखते हैं, ये खंबे जो है वो हमें मार्बल की आकृतियों के दिखते हैं। तो और वो मार्बल कैसा है, पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ देख रहे हैं, तो हमें पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड के निर्मित पाषाण स्तंभ के अवशेष मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, किसी दुर्ग से मिलते हैं। तो पूछे, देखिए आप रिलेट कीजिए, दोड़ा, दोड़ा मतलब सफेद, दोड़ा दोड़ा मतलब यहाँ पर सफेद कलर के पत्थर निकल रहे हैं, तो दोड़ा मतलब दोड़ा, ये देखो श्वेत पाषाण खंड से निर्मित पाषाण स्तंभों के अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नवीनतम उत्खनन स्रोतों से इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर जैसे कि जंतर मंतर जयपुर में हमें देखने को मिलते हैं, तो जो खगोलीय जो हैं, जो आपकी जो घड़ी है, जो ज्योतिष संबंधित काम करती है, वो हमें देखने को कहाँ मिलती है कि साहब धोलावीरा में हमें देखने के लिए खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें यहाँ देखने को मिलती है। सफ़ेद पाषाण के पत्थर हमें देखने को मिलते हैं, प्राक विकसित और उत्तर हड़प्पा संस्कृति हमें देखने को मिलती है। यहाँ सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन बोर्ड। तीसरी बड़ी बात देखूंगा कि यहाँ पर साइन बोर्ड, साइनेज बोर्ड हमें देखने को मिला है, सूचना पट्ट हमें धोलावीरा से देखने को मिला है, जिसके ऊपर 10 प्रकार के जो सिंधु चिन्ह हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो पहली बात सूचना पट्ट अभिलेख, उसके बाद साइन बोर्ड, 10 बड़े अक्षरों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं कि साहब सूचना पट हमें आपके धोलावीरा से मिलता है। खगोलीय पर्यवेक्षणशाला हमें धोलावीरा से मिलती है। पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड से निर्मित जो खंड होते हैं वो हमें वहाँ पर मिलते हैं। घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं, प्राक विकसित उत्तर हड़प्पा जो चरण है, और धोलावीरा के उत्थान और पतन 7 बार ही धोलावीरा बिल्कुल नष्ट हुई और 7 बार ही ये विकसित हुई। कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन हमें ये बताना होता है। उसके बाद आ जाइए आगे, धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि धोलावीरा से एक स्टेडियम मिला है। इस स्टेडियम के साक्ष्य में मिल रहे, जैसे मैंने बताया था कि पश्चिमी नगर टीला, पश्चिमी जो टीला है दुर्ग टीला, और जो मध्यम नगर टीला है, उसके बीच में एक संरचना हमें देखने को मिली है। तो धोलावीरा स्टेडियम सीढ़ी नुमा संरचना है, इसके साक्ष्य मिले हैं। एक कच्छ की खाड़ी में दूनीकरण नाम का एक स्थल है, कच्छ की खाड़ी में दूनीकरण नाम का एक स्थल है, वहां से भी हमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। पूछ सकता है कि दूनीकरण किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपके स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है। सुनामी से समुद्री तूफान के साक्ष्य, समुद्र के मतलब सुनामी से समुद्र के तूफान के साक्ष्य हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, धोलावीरा से हमें देखने को मिलते हैं आपके सुनामी के साक्ष्य। उसके बाद है यहाँ से प्राप्त अन्य साक्ष्यों में पत्थर से निर्मित नेवले की मूर्ति, पूछ ले कुछ नहीं कर सकते। नेवले की मूर्ति कहाँ है साहब, धोलावीरा। नेवले की मूर्ति कहाँ है साहब, धोलावीरा। नेवले की मूर्ति कहाँ मिली है साहब, धोलावीरा में मिली है। गिरगिट की
संरचना संबंधित कोई जो आकृति मिली है वो कहाँ है, वो धोलावीरा में है। गिरगिट संबंधी जो आकृति है वो धोलावीरा में। घोड़े की कलाकृतियाँ वो आपके धोलावीरा में मिली है। बड़ी संख्या में पोलिसदार श्वेत पाषाण, मैंने बता दिया आपको, ऊपर ये चीज़ आ गई है। सुनामी जैसे समुद्र के तूफान प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ मिले हैं। और धोलावीरा में बांध निर्माण, जल संरक्षण और नहर प्रणाली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से संबंधित सबसे अच्छा काम किया गया है। नहरों को बनाने, ड्रेनेज संबंधित काम यहाँ पर अच्छा किया गया है। बांध के निर्माण का जो काम है वो हमें अच्छा कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है धोलावीरा में। अब हम बात करेंगे अगली जो सभ्यता का स्थल है उसके बारे में बात करेंगे, मित्ताथल के बारे में। और उसके बाद ये आगे जो ये एक छोटा सा पेज है, आगे इतनी चीज़ें नहीं हैं जो हम इसमें अच्छे से देख सकें कि भाई ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। रंगपुर, मांडा, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि साहब मित्ताथल जो कहाँ पर स्थित है, देखते हैं। मित्ताथल हरियाणा में ये स्थल है, भिवानी जिले में। मित्ताथल जो है वो हरियाणा के भिवानी जिले में हड़प्पा और सेंधव सभ्यता का स्थल है, उसे मित्ताथल जो है भिवानी जिले में स्थित है। मित्ताथल हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है। मित्ताथल को खोजने का काम सूरजभान जी ने किया था। मित्ताथल को खोजने का काम सूरजभान जी ने 1968 में किया था, और सूरजभान जी ने ही मित्ताथल स्थल जो भिवानी में स्थित है, मित्ताथल जो भिवानी में स्थित है, उनके द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया है। एक मित्ताथल से केवल एक तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य हमें मिलते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि मित्ताथल से हमें तांबे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिलते हैं। और वही बात प्राक सेंधव और विकसित सभ्यता, प्राक सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तर सेंधव सभ्यता के जो अवशेष हैं हमें मित्ताथल से देखने को मिलती हैं। तो बाद में इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें हैं कि एक दो अवशेष मिलते हैं, स्थल किसने खोजा उसका नाम मिलता है, खोजने वाले मिलते हैं, और किस स्थान पर है, और फलाना फलाना कौन सी नदी है, 4-5 चीज़ें हमें हर बार देखने को मिलती है। तो मैंने इन सबको जो शेष बची हुई थी वो एक टेबुलर फॉर्मेट में, एक सारणी के रूप में आपके सामने लाया हूँ। उसके बाद बात करेंगे भगवानपुरा कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। भगवानपुरा जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसको जेपी जोशी द्वारा, वही जगपति जोशी जी के द्वारा, बहुत अच्छा काम किया है जगपति जोशी जी ने, 4-5 स्थल को खोजा है। तो जगपति जोशी जी के द्वारा भगवानपुरा को कुरुक्षेत्र जिले में हरियाणा में खोजा। सेंधव सभ्यता के पत्तन उन्मुख काल या उत्तर काल, मतलब जो सेंधव सभ्यता जब खत्म हो रही थी उसके जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? सभ्यता के काल, पतन उन्मुखी काल, उत्तर काल को देखने को हमें भगवानपुरा से मिलते हैं। क्या क्या मिला है साहब? सफेद, काले और आसमानी रंग के कांच की चूड़ियां, सफेद, काला रंग और आसमानी रंग, सफेद रंग, काला रंग, आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां मिली है। और ऋग्वेदीय कालीन चित्रित घूसर मृदभांड, यानी वो मिट्टी के बर्तन जो एक घूसर स्लेटी प्रकार के हैं और चित्रित हैं, वो हमें, यानी कि ऋग्वेदिक संस्कृति की झलक हमें भगवानपुरा से देखने को मिलती है, उसका ये प्रमाण बताता है। अब साथियों हम आपको थोड़ा सा इसमें कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ हैं उस पर बात करते हैं। 2 मिनट रुकेंगे। तो साथियों अब ये जो स्थल हैं जिनकी ज़्यादा विशेष चर्चाएं हमें देखने को मिलती नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परीक्षा में सवाल पूछ लेता करता है, तो आइए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी 10 मिनट में 2-2 बार 3-3 बार रीड आउट कर देते हैं, ताकि क्या है कि आपको अच्छे से देखने को ये मिलेगा कि हाँ भाई हमने सारे स्थलों को अच्छे से खोज लिया है, देख लिया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले साथियों, अच्छी तरह से बैठते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रंगपुर की। अब पूछेगा साहब रंगपुर कौन से जिले में है? कि साहब रंगपुर काठियावाड़ गुजरात जिले में है। रंगपुर जो है दिख नहीं रहा क्या? रंगपुर काठियावाड़ गुजरात के जिले में स्थित है। तो रंगपुर कहाँ है साहब? काठियावाड़ गुजरात जिले में है। रंगपुर की खोज किसने करी? कि साहब एसआर राव महोदय के द्वारा रंगपुर की खोज की गई काठियावाड़ जिले के अंदर। नदी कौन सी मिलती है यहाँ पर? तो नदी हमें देखने को मिलती है जो भादर नदी है, वो रंगपुर में है। तो रंगपुर नदी, भादर, रंगपुर में कौन सी नदी की? भादर, रंगपुर में कौन सी नदी की? भादर, रंगपुर में कौन सी नदी की? भादर। रंगपुर कहाँ पर है? कि रंगपुर काठियावाड़ में है। रंगपुर कहाँ पर है? काठियावाड़ गुजरात में है। रंगपुर की खोज किसने करी? कि एसआर राव महोदय ने की। क्या क्या मिला साहब? ज्वार मिला रंगपुर में बाजरा मिला, 3 संस्कृतियों के अवशेष, वही 3 संस्कृतियां, वही जो सुमेरियन सभ्यता और आपके मिस्र की सभ्यता, और ये 3 संस्कृतियां हैं उनके अवशेष यहाँ पर मिले हैं। कच्ची ईंट के दुर्ग हमें मिले हैं रंगपुर से। कच्ची ईंट के दुर्ग हमें रंगपुर से देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात
जो धान की भूसी है वो रंगपुर में हमें देखने को मिलती है। कंफ्यूज ना हो, धान की भूसी हमें रंगपुर से देखने को मिलती है। थोड़े बहुत कन्फ्यूजन देखिए परीक्षार्थी को रहते हैं, लेकिन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, चीज़ों को बिठाते हैं दिमाग में, फिर हम सवाल करते हैं तो उससे थोड़ी सी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती है। सवाल भी हम अच्छे आपके सामने लेके आएंगे ताकि क्रिस्टल क्लियर हो आपके मामले। उसके बाद हम मांडा की बात करें तो मांडा हम जानते हैं कि सभ्यता का भारत के अंदर सबसे उत्तरतम स्थल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जो नदी है वो चिनाब नदी है। जो आपकी मांडा है वो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। जगपति जोशी के द्वारा और मधुबाला जी के द्वारा मांडा स्थल की खोज की गई थी। तो मांडा को खोजा गया है जगपति जोशी जी के द्वारा और मधुबाला जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में। हम यहाँ पर हड्डी के वनाग्र वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई इतनी विशेष नहीं है। मोरे के साक्ष्य, चर्ट, ब्लेंड, कोई पूछता ना पूछा था, पर यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो हड्डी के साक्ष्य हैं, हड्डी की जो बाणाग्र है, हड्डी का जो बाण का अग्र है, मतलब जो तीर होता है उसका जो आगे का निशान होता है, वो हड्डी का जो बाणाग्र है वो मांडा में मिला है। जगपति जोशी और मधुबाला जी ने इसकी खोज की है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के ऊपर है। आलमगीरपुर जो है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि सबसे जो पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वो आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश, मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। आ रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे पापा जी। आलमगीर जो है वो मेरठ के उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर जो है वो मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, या वाई डी शर्मा जी के द्वारा आलमगीरपुर को खोजा गया है, देखा गया है। जो है आलमगीरपुर यूपी वाला जो हिंडन नदी पर है। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी, अगर मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन चित्रकारी हमें देखने को मिलती है तो वो आलमगीरपुर में है, आलमगीरपुर में है, आलमगीरपुर में है। आलमगीरपुर मेरठ के उत्तर प्रदेश में है, और वाई डी शर्मा जी के द्वारा हिंडन नदी के पास इसकी खोज की गई है। उसके बाद है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, और ये पाकिस्तान वाले स्थल है। मैं समझता हूँ कि आराम से कल इसको तसल्ली से रिकॉर्ड करेंगे आपके सामने, क्योंकि क्या होता है कि जल्दीबाजी ठीक नहीं है। अब इनको कैसे आपको दिमाग में बैठाया जाए ये आप देखें, लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगा, इसको कसूता रट्टा जब तक नहीं लगेगा ना तब तक ये नहीं होगा याद। बार बार इसको ढंग से बोलिए, बार बार इसको थोड़ा दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इसके ऊपर, मतलब आप, मतलब वो शब्द में बोल नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन आप इस पे ना, जैसे किले के ऊपर आप चढ़ाई करते हो ना, वैसे इनके ऊपर चढ़ाई करने वाला काम करो, तब जाके ना ये आपके दिमाग में बैठेंगी। जैसे वही रंगपुर काठियावाड़ एसआर राव, रंगपुर काठियावाड़ एसआर राव, रंगपुर काठियावाड़ एसआर राव, नदी बादर क्या मिला, कच्ची ईंट की दुर्ग, धान की भूसी, अवशेष नालियां, 3 संस्कृतियों की सभ्यता और ज्वार। ऐसे आप दिमाग में बार बार बिठाओगे, बार बार आंखों से देखोगे, तो अपना जो दिमाग है, अपना जो आंखें हैं, वो एक कैमरे की तरह काम करती है। जब तक आप एक चीज को बार बार देखोगे तो ब्रेन में वो इमेज बनती है, फिर हम उसको बोलते हैं, सामने जब प्रश्न आता है तो चीजें ऐसे होमवर्क करती है। तो आप देखिएगा, लंबी चौड़ी है इसके अंदर चीजें, तो इसको हम कल देखेंगे। आज की क्लास के लिए हम समझते हैं बहुत अच्छी क्लास आपको दी जा रही है दिग्गज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कोशिश हमारी पूरी है, न्यूनतम बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में जो हम आपके सामने अध्ययन को प्रस्तुत करने आए हैं, हमारी टीम आपके सामने वो बहुत अच्छी बेहतरीन टीम है, और सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि बेहतरीन तैयारी कीजिए। हम आपको किसी भी प्रकार का नखूना नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर हैं राजस्थान के, बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट टीचर हैं जिनको अपने सिलेबस की ग्रिप है, कई अच्छी परीक्षाएं दे रखे हैं, उनको प्रस्तुत कर रहा हूं। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा आप नए हैं, इतने पुराने भी नहीं हैं हम इंटरनेट की दुनिया में, और नए इतने थोड़ा जल्दी भी हैं, हम मिडिल में हैं। आपसे हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि आप थोड़ा सा हम पे विश्वास करें। हम आपको एक अच्छे रिजल्ट को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।